मैं आज के डेट में एज ए प्लेयर नहीं होकर एज ए कोच हूँ वहाँ पर। अगला एम हमारा इस बार का जो मेडल का कलर हमारा है वो ब्रॉन्ज़ और सिल्वर है। अगला जो टारगेट है वो गोल्ड का है। लौह इस्पात संयंत्र वाला भिलाई अपना लोहा देश ही नहीं विदेशों में भी बनवा रहा है। चाहे वो कॉमनवेल्थ की आकर्षि कश्यप हो, वेदिका हो या MMA में वॉरियर्स एकेडमी। हाल ही में आबू धाबी में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में वॉरियर्स एकेडमी के बच्चों ने अपना लोहा मनवाया, जिसमें भारत को टोटल 5 मेडल, छत्तीसगढ़ को 2 मेडल और भिलाई वॉरियर्स एकेडमी को 1 मेडल मिले हैं, जिसके बच्चे अपना लोहा हर जगह मनवा रहे हैं वर्ल्ड क्लास में। यहाँ वॉरियर एकेडमी में मौजूद हैं यहाँ के करता नितिन सर, दिव्या मैम। बात करेंगे कि किस तरीके की ये कॉम्पिटिशन है, किस तरीके की इसकी तैयारियाँ चलती है और क्या कुछ इसमें खास हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है नितिन सर। सर, सबसे पहले तो आप ऑडियंस को समझा दीजिए कि MMA फाइट होता क्या है। देखिए, MMA का जो फुल फॉर्म है वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी कि सारी ही विधाएं, जस्ट लाइक जितने भी मार्शल आर्ट्स में खेल होते हैं, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, कराटे, जूडो, रेसलिंग, BJJ, ये सब चीज़ का एक मिश्रण है, इसलिए इसका नाम ही MMA है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। तो इसमें सभी विधाओं के प्लेयर्स आते हैं और वो आकर साथ में कॉम्पीट करते हैं। पहले ऐसे ये 93 से स्टार्ट हुआ, 1993 में। अब जो है हमारे यहाँ 2016 में स्टार्ट हुआ MMA। अब फाइनली 6 साल बाद हम अब मेडल लेकर आ पाए हैं। आबू धाबी में चैंपियनशिप था, आप इंडिया कोच एज इंडिया कोच गए थे वहाँ पे। किस तरीके का कंपटीशन था और कितनी टफ फाइट्स थी वहाँ पे? सर, हमारे पास आज के डेट में जो बच्चे हैं वो अब जो ग्रूमिंग हो रही है वो बच्चों की प्रॉपरली MMA की उस प्लेयर तैयार हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि कुछ कराटे के प्लेयर्स आते थे, कोई रेसलिंग का प्लेयर आता था, कोई जूडो का प्लेयर आता था आकर और वो कॉम्पीट करते थे। बट अभी जो ग्रास रूट पे हम काम कर रहे हैं उसमें अब जो बच्चे निखर कर आ रहे हैं वो सब MMA के प्लेयर्स आ रहे हैं, तो प्योरली प्रोफेशनली MMA के बच्चे आ रहे हैं। सो इस बार जो अबू धाबी में वर्ल्ड चैम्पियनशिप था वो IMF यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप था MMA का, जिसमें कि हमारे इंडिया टीम से 15 बच्चे गए थे और 15 बच्चों ने सब ने अपना बेस्ट दिया है। फर्स्ट टाइम हम यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे थे इंडियन टीम, बट ऐसा लगा नहीं कि जैसे हम अंडरडॉग प्लेयर आकर कोई खड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं। सभी बच्चों ने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पहली बार पार्टिसिपेट करने के बाद भी हम 5 मेडल लेकर लौटे हैं। आप स्पोर्ट्स फील्ड में कब से हैं? क्योंकि MMA तो हाल ही में आया हुआ, उतना जाना पहचाना गेम नहीं है जी। तो आप अपने स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। सर, मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड 35 इयर्स का है। मैं एट द एज ऑफ 3 मैंने स्टार्ट किया था। कराटे से मेरा 3 साल की उम्र से लड़ाई झगड़ा शुरू? जी, एक्चुअली कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का रहा है। मेरे फादर एक अच्छे रेसलर थे। मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो आज की डेट में आर्मी में हैं और ही वॉज़ अ एथलीट। वो लॉन्ग मैराथन्स रनिंग करते थे। और मुझसे जो हम 3 भाई हैं, मुझसे जो बड़े वाले भाई हैं वो एक वेट लिफ्टर थे। आप रुस्तम सारंग जी को जानते होंगे, वो दोनों सेम वेट कैटेगरी में कॉम्पीट करते थे। सो मेरा बैकग्राउंड जो बचपन से स्पोर्ट्स का रहा है, इस वजह से मैं 3 इयर्स के एज में ही अपने भाइयों के साथ, बड़े भाई के साथ, पापा जी के साथ ग्राउंड जाना स्टार्ट करता था। तब से ही मेरा रुझान थोड़ा सा उस तरफ था, स्पोर्ट्स की तरफ। और फादर को ऐसा था कि मुझे अपने बच्चे को चैम्पियन बनाना है। उनका ड्रीम था, वो मैं आज फुलफ़िल करने की कोशिश करता हूँ आज भी। तो आप तो अभी भी यंग हैं, आप चाहे तो खुद भी इस फाइट में आ सकते हैं। एज अ कोच क्यों? सर, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए आपका मेडिकल और फिज़िकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और MMA में इतने प्रोटोकॉल्स हैं मेडिकल को लेकर कि हम उसको क्लियरफाई नहीं कर सकते, या जब तक क्लियर नहीं करते हैं सारे मेडिकल्स के जितने भी मापदंड हैं, अगर पूरा नहीं करते हम, तो हम कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो मेरा ये रहा है हमेशा से कि मैं कॉम्पीट करूँगा, बट समहाउ बिकॉज ऑफ सम इंजरीज़, मेरी ये परेशानियां हैं जिनकी इंजरीज़ की वजह से प्लेयर हमेशा इंजरीज़ की वजह से ही मार खाता है। और नो डाउट मेरी इंजरीज़ थोड़ी बड़ी हैं, इस वजह से मैं एज ए प्लेयर नहीं हूं और इस यंग एज में भी मैं इन बच्चों के साथ एज ए कोच पार्टिसिपेट करता हूं। भिलाई जैसे जगह पे MMA को लाके खड़ा करना, एक वॉरियर्स एकेडमी खोलना, एक नई सोच लाना, कितना टफ था और इसके पीछे का क्या कारण? सर, इसके पीछे वही रीज़न था। मैं ITBP में एज ए पुलिस ऑफिसर वर्क कर रहा था अपने स्पोर्ट्स कैरियर के साथ, बिकॉज़ वहाँ से एज ए कराटे प्लेयर मुझे वो जॉब मिली थी। बट एक समय के बाद मुझे ये लगा कि अब क्या, आगे क्या। आज ठीक है मैं खेल रहा हूँ, 2-4 साल और खेलूँगा, उसके बाद क्या, मुझे क्या करना है। तो मेरा एक ड्रीम था जो मुझे मेरे कोच से मिला है वो मैं आगे अपने बच्चों तक पहुँचाऊँ।
और इसी बेसिस पे मुझे एमपी गवर्नमेंट ने भी जॉब दिया था स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, बट फिर मैंने सोचा जब काम ही करना है और बच्चों को ही सिखाना है तो अपने प्रदेश में क्यों नहीं। तो छत्तीसगढ़ वापस आया। वापस आकर 2016 में मैंने वॉरियर्स एकेडमी को यहाँ इस्टेब्लिश किया और अब जाकर 6 साल की मेहनत के बाद अब हमारा वो सपना जो हमने देखा था कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेडल आए, अब जाकर हमारे पास वो आ रहा है। हमारे साथ डॉक्टर दिव्या खरे मैम भी मौजूद है। मैम, आपको वॉरियर्स एकेडमी का एक सबसे बैकबोन माना जाता है, आपका अहम रोल क्या है इसमें? मेरा काम पूरा मेडिकल से रिलेटेड होता है। जैसे कि इंग्लिश में कहावत होती है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम हमारे बच्चों का ट्रेनिंग इस तरह से कराते हैं कि ना ही वो उस लेवल पर पहुँचे कि इंजरी हो, क्योंकि अगर एक बार इंजरी हो जाते तो फिर आप एक मेडल का सपना देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी बच्चों की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम सारी चीज़ें फ्रॉम डे ज़ीरो ध्यान रखते हैं, चाहे वो उनका डाइट हो और उनके स्लीप पैटर्न्स हो या उनका ट्रेनिंग सेशंस हो, कि कैसे वो इंजरी के बिना अपना ट्रेनिंग सेशन और इंजरी के बिना वो किसी भी चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर सके। तो मेरा काम यही है कि पहले दिन से जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं चैम्पियनशिप के लिए, उन पर हम डायरेक्ट फोकस करके ट्रेनिंग कराते हैं। वॉरियर्स एकेडमी में ही या ओवरऑल भी आप कहीं इससे जुड़ी हुई है या कोई रोल? मैं नेशनल फेडरेशन एमएमए इंडिया की मेडिकल कमीशन की चेयरमैन हूँ। तो जो भी बच्चे नेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उन सब का डाटा स्क्रूटनी होता है, उनके मेडिकल फिटनेसेस चेक होते हैं, सारे मेडिकल पैरामीटर्स चेक होते हैं। तो मेरा काम सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित तो नहीं है, मैं ऑल ओवर इंडिया में जो भी एमएमए इंडिया के रजिस्टर्ड फाइटर्स हैं उनका भी मेडिकल्स का काम मैं ही देखती हूँ। मेडिकल्स, आप मेडिकल से रिलेटेड है, इनकी डाइट्स किस तरीके से नॉर्मल नहीं होती, मतलब क्या कुछ खास रहता है डाइट्स में, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स में डाइट बहुत अहम रोल निभाता है। यस, जैसे आप देख रहे होंगे, जान रहे होंगे कि पूरे मार्केट में सप्लीमेंट्स और ये सारी चीज़ें एडवर्टीज़ होते हैं, लेकिन हम लोग इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि इस तरह के कोई भी एडिशनल सप्लीमेंट्स बच्चे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम एफिलिएटेड एंटी डोपिंग कोड हम फॉलो करते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि बच्चों को जो भी प्रोटीन के सोर्सेज चाहिए वो नेचुरल तरीके से मिले। और ख़ासतौर से जब यंग बच्चे होते हैं तो उनको हम और अलाउ नहीं करते कोई भी सप्लीमेंट्स वगैरह लेने का। सीनियर्स को थोड़ा सा एडिशनल सप्लीमेंट्स जो होते हैं, डोप फ्री होते हैं, वो हम देते हैं। तो हमारा काम यही होता है कि किस वेट कैटेगरी में बच्चे खेलने वाले हैं वो अपने नेचुरल वेट कैटेगरी में उस गेम को खेलें। तो उनका पहले दिन से हम वेट मैनेज करके रखते हैं, उस हिसाब से उनकी डाइट प्लान होती है। आबू धाबी में जो चैम्पियनशिप हुए, किस से किस डेट तक थे और आप लोग को वापस इंडिया आना कब हुआ? IMF वर्ल्ड यूथ MMA चैम्पियनशिप जो अबू धाबी में हुई, उसके लिए MMA इंडिया की टीम मोहम्मद शरीफ बापू सर के लीडरशिप में हुई, जो MMA इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। और हमारी टीम यहाँ से 15 अगस्त को भारत से निकली थी और हम लोग वापस 23 अगस्त को आए हैं। और यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत अच्छा स्वागत किया गया। हम खासतौर से हमारे जो छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं श्री आलोक त्रिपाठी जी, वो वहाँ पर थे। सारी टीम वॉरियर्स एकेडमी की थी और उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत हमारा एयरपोर्ट पे भी किया और यहाँ भिलाई में भी, सुपेला चौक में भी बहुत अच्छा स्वागत किया था। आप लोग का नेक्स्ट एम का? अगला एम हमारा इस बार का जो मेडल का कलर हमारा है वो ब्रॉन्ज़ और सिल्वर है। अगला जो टारगेट है वो गोल्ड का है, और जो कि आने वाले आई थिंक दिसंबर और जनवरी में वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है फॉर जूनियर्स एंड सीनियर्स, जिसके लिए हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और होप्स हो कि अगली बार हम इस मेडल का कलर चेंज करके लेकर आएंगे। तो इसके लिए सिलेक्शंस हो चुके हैं या अभी सिलेक्शंस होने बाकी है? इस चैम्पियनशिप का जो सिलेक्शन है वो अक्टूबर में होने वाला है। जो आई थिंक अभी MMA इंडिया जो हमारी नेशनल फेडरेशन है वो अक्टूबर में करने जा रही है। राजस्थान का टारगेट है शायद, तो बहुत जल्दी वो डेट अनाउंस करेंगे और हमारे फाइटर्स उसकी तैयारी में अभी से भिड़ गए हैं। वॉरियर्स एकेडमी से कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? हमारी टीम हर बार कोशिश करती है कि मैक्सिमम, चूँकि वॉरियर्स एकेडमी रायपुर भी है, वॉरियर्स एकेडमी भिलाई में भी है और भी हमारे एफिलिएटेड यूनिट्स हैं और भी डिस्ट्रिक्ट्स में, लगभग हम 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। तो यहाँ के भी सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ऑलमोस्ट हम या तो सबसे बड़ी टीम होते हैं या सेकंड लार्जेस्ट टीम होते हैं। तो मोस्टली जैसे लास्ट नेशनल में हम 28 की टीम थी हमारी, तो कोशिश यही रहेगा कि इस बार भी हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाएं और खूब सारा मेडल लेकर आएँ। ये जो चैम्पियनशिप होने वाले हैं इसमें कितनी कैटेगरीज़ हैं? इसमें सर जूनियर और सीनियर दोनों की ही अगर कैटेगरी मिलाएंगे तो 17 होती है एक कैटेगरी में। सीनियर्स में अगर आप जाएंगे तो 17 कैटेगरीज़ होती हैं, मेल फीमेल मिलाकर। जस्ट डबल कर दीजिएगा, 34 कैटेगरीज़ रहेंगी यहाँ पर जूनियर और सीनियर मिलाकर। तो 34 कैटेगरीज़ में कितने मेडल्स इस बार हमें मिलने वाले हैं?
सर टचवुड अभी मैं आपको ये कंफर्म तो नहीं बोलूँगा कि इतने मेडल्स आएंगे, क्योंकि हम जब जो सोचते हैं बच्चे उससे बेहतर कर रहे हैं। तो मैं ये भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जो हमें बहुत टफ फाइट देती हैं। बिफोर 2020 हम ओवरऑल 3 टाइम्स नेशनल चैम्पियन रहे हैं, बट 21 और 22 में हमारी पोजीशन सरक कर 3rd नंबर पर आ गई है, और इस नेशनल में हम 5th पोजीशन पे आ गए थे। तो इस बार फिर कोशिश यही रहेगी कि ओवरऑल चैम्पियनशिप हम लेकर आएँ। वॉरियर्स एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, इसमें से वो भी हैं जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे। आपका नाम? अवनी नथानी। आपने मेडल अर्न किया है, मेडल जीता है वहाँ से, किस तरीके का कंपटीशन था? कंपटीशन बहुत टफ था। ओवरऑल 40+ कंट्री से आए थे, और मेरी फ़र्स्ट बाउट यूक्रेन के साथ हुई थी, फिर आयरलैंड के साथ, और फिर यूक्रेन से 2 प्लेयर्स थे, तो लास्ट मैच भी यूक्रेन के साथ हुआ। काफ़ी टफ मैच था। मैंने अपना 100% दिया। मैं अपने फ़ाइट से फुल सेटिस्फाइड हूँ। यही। लड़कियों को देखा जाता है, लोग सोचते हैं कि लड़की है क्या फ़ाइट करेगी, आप इस फील्ड में आ गए, फैमिली सपोर्ट है? हाँ, बहुत है। मेरे पापा भी बॉक्सर रह चुके हैं, तो वो मुझे स्टार्टिंग से फ़ाइटर बनाना चाहते थे, तो पूरी फैमिली सपोर्ट भी कर रही है, और मुझे भी इस फील्ड में आगे बढ़ना है। एक और फाइटर है जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया, हाल मेडल नहीं लाया है, मगर यूएई के फाइटर को टफ फाइट देते हुए, उनको हराते हुए आगे बढ़े थे। किस तरीके का फाइट्स और कहाँ पे आपसे चूक हो गई? पहली बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप गया था, पहली बार इंटरनेशनल इवेंट था, प्रेशर ज़्यादा लगा मेरे को खुद से ही, अपना 100% दे नहीं पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का वर्ल्ड चैम्पियन बनूँगा। वॉरियर्स एकेडमी में किस तरीके से प्रैक्टिस चलती है, कितने टाइम आप लोग प्रैक्टिस करते हैं? वॉरियर एकेडमी में ट्रेनिंग 365 डेज ऑफ द ईयर चलती है। हॉलीडेज़ बहुत कम मिलता है, संडेज़ को छोड़ के। अपना गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़? गुड न्यूज़ है। और क्या, इवेंट के पहले हम लोग 6 to 8 आवर्स की ट्रेनिंग करते थे नॉर्मली, और नॉर्मल 5-6 आवर्स की ट्रेनिंग चलती थी। नेक्स्ट टाइम गोल्ड मेडल पक्का है? हाँ, पक्का। नॉर्मल प्लेयर्स भी हैं जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग इस बार रिप्रेजेंट नहीं किए, लेकिन आगे की तैयारी किस तरीके से, आप लोग भी जाना चाहते होंगे फॉर श्योर? यस, और जाना तो चाहते, ट्रेनिंग हमारी रेगुलर चल रही है। तो इस तरीके से वॉरियर्स एकेडमी में ट्रेनिंग्स चलती है, यहाँ के बच्चों ने बाहर अपना लोहा बड़ी दमदारी से मनवाते हुए आए हैं। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।